हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। पिछली वीडियोस में हमने एम्प्लॉयमेंट चैप्टर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर तक ख़त्म किया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। सो अब हमारे पास जो सबहेडिंग है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूरल अर्बन वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। अभी देखो, पहली बात ना, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कितने सारे चार्ट्स हैं। मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली बात तो जो हमने ये वाले चार्ट्स किए, ठीक है, ये चार्ट्स किसके बारे में थे? इसमें भी सेम अर्बन रूरल के बीच में डिफरेंशिएशन था, मतलब अर्बन और रूरल के चार्ट थे। ये मेल और फीमेल के चार्ट थे, ये भी ठीक है। बट द थिंग इज, ये बताते थे कि कितनी पॉपुलेशन कैजुअल वर्कर है, कितनी सेल्फ एम्प्लॉयड और कितनी रेगुलर सैलरीड है। ये और जो ये आगे हम पढ़ेंगे, ये सारी सेक्टर के ऊपर है कि अर्बन रूरल एरियाज में कौन सा सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, कि प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में। वेरएज़ हम मेल फीमेल की मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स किस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हॉप ऑन टू दिस। अब देखो, शायद कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि कितने सारे चार्ट्स हैं। बस फ़र्क ये है, जो ये दो चार्ट्स है यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपके पास, ये आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के चार्ट्स है। वेराज ये आपके कैजुअल वर्कर्स, रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड की चार्ट्स है, ठीक है। ओके। अब हम स्टार्ट करेंगे फाइनली, ठीक है। अब आप पूछेंगे अगेन, फैक्ट्स याद करना है, ये चार्ट याद करना है? बिल्कुल नहीं करना है ये चार्ट याद। अब इसमें याद क्या करना है वो मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है। सी, मैंने अगेन वही बात करूंगा, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं एक बार और रिपीट करूंगा कि हमेशा एग्जाम में ये सारे चार्ट्स इंटरप्रेट करने के लेंगे। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि भाई टर्शियरी सेक्टर में किस आई मीन अर्बन एरियाज में सबसे ज़्यादा कौन से लोग किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, ये बेसिक चीज़ आएगी। बट वो नहीं आएगा कि हाँ बताओ कितने एग्जैक्ट परसेंटेज है, वो बताओ, ये सब कुछ नहीं पूछते वहाँ पे। बल्कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आ गए इन डेप्थ, तो ये पूछेंगे कि अर्बन एरियाज में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन किस वर्क में, किस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयड है। उसमें इजीली आप बोल सकते हो टर्शरी। रूरल एरियाज़ में कौन सी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या ऑप्शन हो गए उनमें से आप प्राइमरी कर दो। बहुत आसान है ये, ज़्यादा टफ नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप पूछो कि भाई एक एक डाटा याद करना है कि 59.8% है और 20.4%, 19.8, इतना नहीं करना है इन डेप्थ, ठीक है। बस ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की रैंकिंग पता होनी चाहिए आपको। बाकी चलो मैं एक बार आपको डिस्कस भी कर लेता हूँ। रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। प्राइमरी सेक्टर में मेनली एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग भी होती है, उससे एक सेकंड साइड रखते हैं, बट प्राइमरली तो एग्रीकल्चर ही होता है। अब एग्रीकल्चर रूरल एरियाज़ में ही होगा भाई, गांव वाले एरियाज़ में ही तो एग्रीकल्चर होगा, सीधी सी बात। और उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद लोग किस जगह पे एम्प्लॉयड है, सेकेंडरी सेक्टर में। रूरल एरियाज़ में लोग फिर सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आती है? रूरल एरियाज़ में लोग पॉटरी वगैरह करते हैं, मतलब वो घड़े वगैरह बनाते हैं। लोग वीविंग वगैरह करते हैं। वीविंग क्या होगा? गांधी जी वाला काम, सॉरी स्पिनिंग, गांधी जी वाला काम। और उसके बाद वो आप कपड़े बना रहे हो, एंड दिस एंड दैट, खादी टाइप, ठीक है। अब लास्टली जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, जो कि सर्विस सेक्टर, एज अ कार ड्राइवर, बस ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और समथिंग लाइक दैट। और यू कैन से ट्रक ड्राइवर्स एंड ऑल, ठीक है। अर्बन एरियाज में ये कुछ अलग है। अर्बन एरियाज में टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है। सेकंड में आएगा, सेकंड जो लोग एम्प्लॉयड है जिस सेक्टर में, वो होगा सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड में सबसे कम लोग किस सेक्टर में इन्वॉल्व है जो अर्बन एरियाज में है, वो है होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अब ये क्यों है, ऐसे रीजंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन इंडिया द ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन डेवलप्ड फास्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखो, कहने का इसका ये मतलब है कि इंडिया में जो ये सर्विस सेक्टर था और यू कैन से टर्शरी सेक्टर था, ये बहुत जल्दी ग्रो किया। अब उसके एग्जांपल के अदर टर्शरी सेक्टर की, ट्रेड, कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। जिसमें लार्जली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इकॉनमी। ग्लोबलाइजेशन की इकॉनमी हुई थी, ये एक वन ऑफ द रीज़न है। एक ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है। देर इज़ अ सिग्निफिकेंट लैक ऑफ द नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरियाज़। देखो, अब रूरल एरियाज़ में क्यों इतने सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है? क्योंकि रूरल एरियाज़ में और कोई नौकरी ही नहीं करने के लिए, आपको अपने खेत में काम करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुली है गाँव वाले एरिया में तो लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं हिसाब किताब। तो लोग अपने ही फार्म में काम करने से उनके पास और कुछ काम नहीं है। वेर एज अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपेंशन हुआ था आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 ऑफ दीज सर्विसेज। एमएनसीज आई थी, कंपनीज आई थी, तो एमएनसीज को एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो इंडियंस बहुत अच्छे से बन गए थे, ठीक है। लैक ऑफ मोबिलिटी वन ऑफ द रीज़न की सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में लोग इन्वॉल्व है। मैंने ये पहले भी एक एग्जांपल दिया था, जस्ट टेक एन एग्जांपल। उत्तर प्रदेश का बंदा किसी जम्मू और यू कैन से लद्दाख में काम नहीं कर सकता। आई एम टॉकिंग इन द सेंस ऑफ फिजिकल लेबर। फिजिकल लेबर बहुत टफ है। अगर कोई उत्तर प्रदेश के बंदे को आप बोलोगे भाई तू काम कर हमारे लद्दाख में, आपको ये काम करना है, वो बंदा नहीं कर पाएगा। वेर एज आप लद्दाख के बंदे को उत्तर प्रदेश लाओगे, वो गर्मी नहीं सह पाएगा। तो मतलब एक काइंड ऑफ एक लैक ऑफ मोबिलिटी भी, और प्लस ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। वैसे आज के टाइम पे हमारी कंट्री में इतनी दिक्कत नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की, जो एक ज़माने में हुआ करती थी, पर चलो
दैट्स द थिंग, ठीक है। ओके। अब सेकंड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल, मेल और फीमेल के बीच में मेल मेंबर कौन से सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में ज़्यादा इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसके बारे में जानेंगे। फीमेल्स कौन से सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है वो जानेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले फीमेल की बात करते हैं। जितने भी सारी हमारी कंट्री की फीमेल्स है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। प्राइमरी सेक्टर कौन सा, खेती बाड़ी जनरली बोल रहा हूँ, माइनिंग है उसे भी एक अगेन हम साइड रखेंगे, बट प्राइमरीली हमारे पास एग्रीकल्चर होता है। वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद वुमेन कौन सी फील्ड में इन्वॉल्व है, दैट इज़ द टर्शरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर। सर्विस से क्या होता है, कॉल सेंटर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इसमें ज़्यादा वुमेन हमारी एम्प्लॉयड है। लास्टली आता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज द बिजनेसेस, बिजनेस ओनर्स एंड दिस एंड दैट, ठीक है। और मेल वर्कर्स की अगर हम बात करें, मेल वर्कर्स भी हमारे प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है, बट हमारे मेल मेंबर्स इफ़ वी कंपेयर टू द वुमेन प्राइमरी सेक्टर में कम इन्वॉल्व है। और मेल्स आफ्टर दिस प्राइमरी सेक्टर, मेल सबसे ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, और यू कैन से सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है, और लास्टली वो 26% सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके। अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ द फीमेल वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर, हमने बात कर ली, प्राइमरी एक्टिविटीज़ ये सब कुछ हो गया। ओके, इतना सब कुछ है नहीं इसमें इंपॉर्टेंट। वेट, मैं एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूँ। अ ह्यूज परसेंटेज ऑफ द फीमेल वर्क फोर्स दैट इज एंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर, यही चीज़ एक्सप्लेन किया है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोडक्शन आर confined largely to the rural areas. Mobility of the women in rural areas is extremely low, no, not at all important, ये सारा वही है। परसेंटेज ऑफ men fighting employment in the primary sector, ये सारा एक्सप्लेन किया, इसको कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये अच्छा है, ये वाला पॉइंट अच्छा है। फीमेल वर्कर्स, देखो इस सबको स्किप करके मैं आपको कहूँगा कि ये वाले पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे से याद करो, क्योंकि ये बहुत अच्छे लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ठीक है। फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरियाज आर अनविलिंग टू माइग्रेट फॉर द आउटसाइड जॉब्स। अब इतनी सारी विमेन प्राइमरी सेक्टर में है, कुछ ऐसी भी विमेन है जो कुछ दूसरा काम करना चाहती, बट वो नहीं कर पाती ड्यू टू सर्टन कंस्ट्रेंट्स। वन ऑफ द मेजर कंस्ट्रेंट इज द लैक ऑफ मोबिलिटी। भाई देखो, विमेन को फ्रॉम द फैमिली वाइज अलाउ नहीं किया जाता ज़्यादा दूर जाना, और फ्रॉम द सिक्योरिटी परस्पेक्टिव भी विमेन ज़्यादा दूर काम करने नहीं जा सकती है। दूर आई मीन कि भाई किसी और ही सिटी में चले गए काम करने। दिस इज़ नॉट feasible फॉर women इन द रूरल एरियाज जनरली, ठीक है। दे प्रेफर टू वर्क एट द प्लेसेस और द रेजिडेंस फॉर द लो वेजेस। ये लोग तैयार होते हैं कि भाई हम अपने घर के आसपास ही काम कर लेंगे, बेशक कम पैसे में हमें काम करना पड़े, ठीक है। This explains why the high percentage of female workers in the rural areas is engaged in the primary sector. ये है रीज़न कि ये 50, एक सेकेंड लिखता हूँ यहाँ पे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, नो, गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। ये 57% है, इसका रीज़न ना ये है यहाँ पे, ठीक है। ये है रीज़न कि रूरल एरियाज़ के लोग अनविलिंग टू माइग्रेट, दूर नहीं जाना चाहते, माइग्रेट करना चाहते नहीं है, मतलब वुमेन ज़्यादा करती नहीं है माइग्रेट दूसरे एरियाज़ में जॉब के लिए, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा वुमेन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये बहुत अच्छा रीज़न है, बस इसको आप ऐसे को रिलेट कर लो, इसका इसका जो आंसर है ये यहाँ पे, ठीक है। ओके। ओनली ए मॉडेस्ट चेंज इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ये मॉडेस्ट चेंज इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, भाई देखो पहले जब देश आज़ाद हुआ था तब सबसे ज़्यादा अबाउट 72% जो हमारी पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। उसके बाद लोग टर्शरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं, टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थे। लास्टली वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे। फ़र्क ये था कि उस टाइम जो लोग प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे वो बहुत ज़्यादा थे, दैट इज 72% पॉपुलेशन। आज के टाइम पे बस वो 72% थोड़ी कम हो चुकी है, कमिंग डाउन टू 44%। सेकेंडरी सेक्टर में पहले 10% काम किया करते थे लोग, अब 24% हो चुके हैं। वेयर एज टर्शियरी सेक्टर में पहले 17% करते थे, अब 31% लोग काम करते हैं। देखो ट्रेंड वही है, रैंकिंग वही है, बट जो नंबर्स में थोड़ा शिफ्ट है वो दिख रहा है हमें, वो काफ़ी कंसिडरेबल लग रहा है। मतलब जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्वे टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुआ है, बट आज भी एग्रीकल्चर सबसे पहले है, उसके बाद हमारे पास टर्शरी सेक्टर है, लास्टली हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है। शिफ्ट फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी सेक्टर इज नोटिसेबल, ठीक है। इट इज़ सर्टेनली नॉट सिग्निफिकेंट। इसका कहने का क्या मतलब है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे जो शिफ्ट हुआ है वो काफ़ी सिग्निफिक, वो मतलब एक काइंड ऑफ एक अच्छा चेंज है, दिख रहा है कि भाई पहले 72 थे अब 44, और 44 है, बाकी कहाँ चले गए, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। ये चीज़ काफ़ी नोटिसेबल है, बट द थिंग इज इट इज़ नॉट सो ड्रास्टिक, और इट इज़ नॉट सो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड किया, नॉट सो सिग्निफिकेंट। मतलब बहुत बड़ा जंप नहीं है, ऐसा तो नहीं कि सारे ही लोगों ने प्राइमरी सेक्टर छोड़ दिया और सारे सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ आ गए, इतना बड़ा जंप नहीं है, बट ये कि एक काफ़ी अच्छा भी नहीं, काफ़ी नोटिसेबल जंप है, मतलब थोड़ा जंप है मैं तो कहूँगा, ठीक है। क्योंकि देख लो ना, ज़्यादा फर्क है नहीं आज भी, कभी करीब 44% अगर रूरल एरियाज़ में ही काम कर रही है तो दैट्स अ क्वाइट शॉकिंग थिंग आज की डेट में भी, अगर लोग इतने ज़्यादा रूरल एरियाज़ में हैं, ठीक है।
द सुप्रीमेसी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स अनचैलेंज्ड, मतलब सुप्रीमेसी जो प्राइमरी सेक्टर में आज भी लोग सबसे ज़्यादा है, उसी को यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर कहा गया है। ओके। जॉबलेस ग्रोथ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, जॉबलेस ग्रोथ इट वाज, ओके वेट अ सेकेंड, नो इट वाज द नेक्स्ट टॉपिक, मैं आगे बताऊंगा। एक क्वेश्चन था जो बोर्ड्स में आया था, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ, अब पहली बात ना, जॉबलेस ग्रोथ कैसे होती है, क्यों होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। और इंक्रीज इन द, देखो, अब जॉबलेस ग्रोथ है, पहली बात, ग्रोथ से व्हाट डू यू मीन, इंक्रीज इन जीडीपी, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर्स व्हेन जीडीपी राइजेस, मैंने वही बात की अभी आपके पास। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, जब जीडीपी हमारी राइज करती है, ठीक है। अब जीडीपी को बढ़ाने के ना दो तरीके हैं, एक है लेबर इंटेंसिव, एक है कैपिटल इंटेंसिव, और एक इनसे मशीन से जो जिसमें ज़्यादा मशीन्स काम करती है देन लेबर, ठीक है। अब ये आपने पढ़ा था क्लास 11 में कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, जो कॉन्सेप्ट था ना, जहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस था ना, वहाँ पे दो ये पॉइंट्स थे, बाय यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और बाय यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मशीन्स और ह्यूज मशीन्स, ठीक है। अब वही पॉइंट है। अब जॉबलेस ग्रोथ कब आती है, अब हम उस सिचुएशन को देखेंगे। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। जब आप लोगों के थ्रू, जस्ट टेक एन एग्जांपल, यू आर एन बिजनेसमैन और आप टी शर्ट्स बनाते हो आप, ठीक है। तो आपने करीब 10 टेलर को हायर किया हुआ है, उनको आप जॉब देते हो। बट इन फ्यूचर आपको लगा कि भाई यार, इन टेलर्स को तो बहुत सैलरी देनी पड़ रही है, अब मैंने एक मशीन लगा देता हूँ। आप एक मशीन लगा दी, अब इन टेलर्स की तो जॉब चलेगी, अब टेलर की जगह आपने एक इंजीनियर लाया जो बस मशीन को देखता है कि क्या क्या चल रहा है। तो मतलब जो 10 लोगों को आपने छोड़ा और उसकी जगह एक मशीन ला ली और प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज कर ली। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज किया आपने, एक मशीन लगा के, एक टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। इस ये प्रोसेस है जिसमें 10 लाख, जो सॉरी, जो ये 10 लोग थे जिनको की जो एम्प्लॉयमेंट आपने छीन लिया, आपकी जो मशीन ने छीन ली, उस प्रोसेस को आप कहोगे जॉबलेस ग्रोथ। कुछ लोगों की आपने जॉब छीनी है, बट ग्रोथ जरूर हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बट आपने लोगों की जॉब छीन ली, क्यों छीनी, एक मशीन आ गई उसकी जगह, ठीक है। इन द पुअर कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर देयर इज अ स्टैग्नेंट अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं है सब कुछ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अच्छा पॉइंट है कि, है ना। ओके। जॉबलेस ग्रोथ इज अ सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ द आउटपुट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू राइज ओइंग टू द इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी विदाउट एनी परसेंटेबल राइज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, इसका मतलब यही है, ग्रोथ हो रही है, किस वजह से ग्रोथ हो रही है, ड्यू टू इनोवेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज, बस टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ हो रही है, वरना ग्रोथ होनी नहीं चाहिए थी। और विदाउट एनी परसेंटेबल राइज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी नहीं, बस ग्रोथ हो रही है, ठीक है। वाई आर वी रिलाइंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, आज के टाइम पे हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों जा रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट की तरफ कम क्यों आ रहे हैं। पहली बात क्या हुआ कि आर ग्रोथ प्रोसेस इज बिंग इंक्रीजिंगली हाईजैक्ड बाय एमएनसीज। जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है ना, वो मेनली यू कैन से उसमें बहुत एक कंसिडरेबल और बहुत मेन रोल मल्टीनेशनल कॉपरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉपरेशंस बहुत मेन रोल प्ले करता है। अभी मैं एमएनसीज है, इनको तो प्रॉफिट देखना है, इनको थोड़ी देखने के लोगों को हम जॉब दे या ना दे, इनको चाहिए कि भाई हमारा सामान बिके और काफ़ी ज़्यादा हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये लोग ज़्यादा मशीन को प्रेफर करते हैं। अब आप देखो, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती तो उनको बोलेगी नहीं, मशीन हटा दो, लोगों को यूज़ करो, क्योंकि भाई देखो फ्री इकोनॉमी है, ठीक है। हायर ग्रोथ थ्रू द एफिशिएंट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी rather than द ग्रेटर यूज़ ऑफ मैन पावर, मतलब मैन पावर की जगह ये लोग ज़्यादा मशीन्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एमएनसीज वगैरह। आपने ना मैकडोनल्ड्स में एक चीज़ देखी होगी, आज के टाइम पे ना मैकडोनल्ड्स की टेबल पे एक वो क्यूआर कोड टाइप्स का होता है दिया हुआ, तो उससे आप एक डिस्काउंट क्लेम कर सकते हो अगर आप अपने फ़ोन से सब कुछ ऑर्डर करोगे। अगर आप लाइन पे खड़े होकर वहाँ पे ऑर्डर करोगे तो आपको कोई उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैकडोनल्ड्स क्यों कर रहा है, मैकडोनल्ड्स आपके अंदर एक आदत डाल रहा है कि आप लोग कैशियर वगैरह की जगह तो फ़ोन से ही पेमेंट करो, फ़ोन से ही सारा ऑर्डर करो, ताकि उनके जो ये रिसेप्शनिस्ट वगैरह होते थे, इनकी जो जॉब है उनको रिप्लेस कर दिया जाए बाय टोटली बाय द टेक्नोलॉजी, इसलिए, ठीक है। मैकडोनल्ड्स सोचते कि फालतू में इनको क्यों सैलरी देनी, इससे अच्छा तो लोगों को आदत डलवा दो कि ये लोग फ़ोन से ही ऑर्डर कर ले और कोई दिक्कत, कोई एक रिसेप्शनिस्ट की कोई ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, देखो, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन दो टॉपिक्स है, इसको हम पढ़ने वाले हैं इस सब हेडिंग के अंडर। कैजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है, मान लो कई लोग रेगुलर सैलरीड वर्कर्स है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स है, अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी जॉब छोड़ के ये लोग कैजुअल वर्कर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या रीजन है, और पहले तो हम फैक्ट्स और डाटा देखेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है बट चलो मैं पढ़ा लेता हूँ आपको, क्योंकि हमारी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ना, मैं जेनुअनली सीरियसली बोल रहा हूँ कि हमारी बुक, जब भी आपका बोर्ड होगा ना, बोर्ड में कभी आपसे डायरेक्ट फिगर्स एंड फैक्ट्स नहीं पूछेंगे। ऐसे नहीं पूछेंगे 90, जैसे यहाँ पे दिया है देखो, 1972 और 73 में कितने सारी वर्कफोर्स कैजुअल वर्कर्स थी, या कितनी सारी परसेंटेज। अब उसमें आपने मान लो 23.3 कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। ये सीबीएसई इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, तो इसलिए वो ये फैक्ट्स डालते ही नहीं है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्कफोर्स हैज़ रिजन
from 23% in 1972 to 28.9% in 1983। कहने का मतलब ये है कि पहले जो कैजुअल वर्कर्स थे वो पूरे पॉपुलेशन के 23.2% थे, आज के टाइम पे वो 28.9% हो चुके हैं। ऑफ द वर्किंग फोर्स की बात हो रही, सॉरी मैंने पॉपुलेशन बोला गलती से। 23% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स, जो टोटल लोग काम कर रहे हैं उसके जो 23% है वो पहले 1990 वो पहले उसमें थे, कैजुअल वर्कर्स थे। आज के टाइम पे वो 28.9 हो चुके हैं, आज के टाइम पे, पहले 1983 के टाइम पे। एंड फर्दर 13.8 परसेंट इन 1993 एंड 94, वही बात है। उसके बाद ये और इंक्रीज़ किए इन 1993 एंड 94 में, वो 31.8% हो गए। इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, थोड़ा डिक्लाइन भी देखा गया, ऑफ 30% इन 2011 एंड 12। इन 2017 एंड 18 इट हैज़ अगेन डिक्लाइन टू 25%, और वापस इसका डिक्लाइन हो गया हमारे कैजुअल वर्कर्स का, ठीक है। मतलब नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं अगेन बोल रहा हूँ आपको, परसेंटेज ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 61% ऑफ दिस ईयर। नहीं है इंपॉर्टेंट, बस आपको ना एक चीज़ याद रखनी, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर क्या होता है, जो कि बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ पे दी है। कैजुअलाइजेशन ऑफ द वर्क फोर्स रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द परसेंटेज ऑफ द कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द टोटल वर्क फोर्स टेंड्स टू राइज ओवर द टाइम। मतलब कहने का क्या मतलब है, जब भी हमारी इकोनॉमी में और एक से हमारी कंट्री में परसेंटेज ऑफ जो कैजुअल वर्कर्स है उसकी परसेंटेज जब हाई हो जाती है, तो उस प्रोसेस को उस प्रोसेस को आप कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें, ठीक है। द फिगर्स रिवील दैट ओवर टाइम आर वर्क फोर्स इज सफरिंग इंक्रीजिंग इन द कैजुअलाइजेशन, ठीक है। बल्क ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क फोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। अब देखो कैजुअलाइजेशन क्यों हो रही है, उसकी जो रीजन है, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँगा आपको, ठीक है। वो फैक्ट्स वगैरह कोई नहीं पूछता, अगेन मैं कहूँगा फैक्ट्स कोई नहीं पूछेगा, बट अगर कोई कुछ पूछेगा तो वो होगा ये रीजंस कि क्यों ज़्यादा है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर, क्यों हो रहा है। द बल्क ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क फोर्स इज फाउंड इन रूरल एरिया। सबसे पहले तो रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। मान लो कुछ ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं भाई, वो लोग भी लाइक यार मेरे खेत में तो सारा काम हुआ पड़ा है, मतलब मैंने सीड्स वगैरह लगा दिया, अब हार्वेस्ट के टाइम पे आना है वापस, तो मेरे को कोई ज़रूरत, मतलब मेरा कोई अर्जेंट नीड नहीं है, बाकी मेरी फैमिली खेत का ध्यान दे देगी, अब मुझे कोई और वर्क करना है। अब भाई उसे किसी भी नॉन फार्म जॉब के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कभी भी किसी भी नॉन फार्म जॉब के लिए वो शिफ्ट होगा फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड टू किसी नॉन फार्म जॉब, और वो नॉन फार्म जॉब जनरली कैजुअल वर्क ही होता है, ठीक है। because many of them not getting the non-farm jobs, ये क्या है, but simply because many of them are not getting the non-farm jobs, वो ये कि people generally casual workers की तरफ जाने लगते हैं from the self-employed, क्योंकि उन्हें कोई non-farm job नहीं मिलती है। they're employed on their farm only for the name sake, in fact they are disguisedly unemployed। और भाई कई लोग ऐसे होते हैं कि वो बस फार्म में होते हैं, मान लो फार्म में 5 लोगों की ज़रूरत थी, पर वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं बस ऐसे ही। अब उनमें से 5 का तो कोई काम नहीं है, अब वो किसकी तरफ जाएगा, वो जनरली कैजुअल वर्क्स की तरफ ही जाते हैं। Taking a chance for opportunities, these marginal workers tend to migrate to the urban areas and are more often than not they get employment only as casual workers or the daily wage workers। कहने का मतलब वही है, जो 5 लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के थे वो शहर चले गए, शहर में अब उनको कोई परमानेंट नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि दे आर जनरली नॉट दैट एजुकेटेड। तो उन्हें अब वो ज़्यादा कैजुअल वर्कर की तरफ ही जाएंगे, और किसी कैजुअल एज अ कैजुअल वर्कर ही एम्प्लॉयड हो गए, और डेली वेज वर्कर की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, गांव के लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जब काम नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो शहर आएंगे, शहर में वो कैजुअल वर्कर की तरह एक्ट करेंगे। इसी वजह से हमारी कंट्री में एक कैजुअलाइजेशन की वेव देखी है, और कैजुअल वर्कर्स का इंक्रीज देखा है इन आर वर्क फोर्स, ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन, अब इनफॉर्मलाइजेशन एक अनदर टॉपिक है हमारे पास। पहली बात तो फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, पहले तो ये पता लग जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ देखो इसको मैं बाद में करता हूँ। पहली बात तो फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। फॉर्मल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जहाँ जो सेक्टर 10 लोगों से ज़्यादा को एम्प्लॉय करके रखता है। ये वाला क्वेश्चन, हाँ मैं बोल रहा था ना, कुछ एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन है, ये अभी जो 2024 का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ था, ठीक है। अ फॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर द इकोनॉमी, इट इंक्लूड्स ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कहने का मतलब यही है कि कोई भी एक ऐसा बिजनेस जो 10 लोगों से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करता है अपने बिजनेस में, वो आपका एक फॉर्मल सेक्टर में आता है। और फॉर्मल सेक्टर में जितने भी सारी गवर्नमेंट वगैरह होगी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, जैसे टाटा बिरला, ये रिलायंस एंड अदर अदानी वगैरह, ये सारे फॉर्मल सेक्टर के अंदर आते हैं। 10 और मोर वर्कर्स चाहिए इसके लिए। और हाँ, फॉर्मल सेक्टर को ना आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, मतलब फॉर्मल सेक्टर का दूसरा नाम ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। अब देखो,
इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द फॉर्मल सेक्टर। अब देखो जो पब्लिक सेक्टर की यू कैन से जो गवर्नमेंट जॉब्स है वो सब, यू कैन से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है। मतलब फॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो एक यू कैन से एजेंसी लोगों को हायर करती है और एम्प्लॉय करती है वो हमारी गवर्नमेंट ही है। In 2012, out of 30 million formal sector workers, about 18 million workers were employed in the public sector. 2012 में जो हमारे टोटल 30 मिलियन लोग जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड थे उनमें से 18 मिलियन तो सिर्फ हमारे सरकारी नौकरी वाले लोग ही थे। ठीक है, ओके। इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में वो लोग इनफॉर्मल सेक्टर में वो लोग आते हैं जो लोग उन कंपनीज में काम करते हैं जिनमें जो वर्कर्स होते हैं वो 10 से कम होता है, मतलब 10 वर्कर से कम के कम जितने जिस कंपनी में वर्कर्स होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। ठीक है, दोज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड एज द इनफॉर्मल वर्कर्स। अब देखो इनफॉर्मल सेक्टर को आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, और जो भी सारे लोग इस सेक्टर में काम करते हैं वो इनफॉर्मल वर्कर के नाम से भी जाना जाता है उन लोगों को। ठीक है, अब देखो अब ये इन लोगों का क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या नेगेटिव चीज़ है। अब देखो वर्कर्स जितने सारे फॉर्मल सेक्टर में हैं उनको सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं बाय द गवर्नमेंट, सच एज द प्रोविडेंट फंड, ग्रेटिट्यूड, पेंशन वगैरह अगर कभी गवर्नमेंट दे वो सब कुछ इनको बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है। जो लेबर लॉज होते हैं, लेबर लॉज भी वही लोग इंजॉय कर सकते हैं जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, वही लोग। ट्रेड यूनियंस भी वही लोग बना सकते हैं जो कि एक फॉर्मल सेक्टर के अंडर आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर हाईली वनरेबल टू द अनसर्टनिटीज ऑफ द मार्केट। भाई जितने भी सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर में होते हैं वो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं टू द अनसर्टनिटीज ऑफ द मार्केट। भाई कभी कोई जॉब मिले ना मिले, क्या पता उस जॉब की डिमांड हो, कब कम हो, ख़त्म हो जाए, ये सब कुछ इन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं और यू कैन से ये मोस्टली अफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सी डिफ्रेंसिएशन है। नेचर ऑफ द वर्क ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर दूसरा नाम कहने का मतलब है। एस्टिमेशन सोशल बेनिफिट्स, फॉर्मल सेक्टर में सोशल बेनिफिट्स मिलते हैं, यहाँ पे सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते। ठीक है, दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, दे कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियंस, दे कैन ये लोग लेबर लॉज को इंजॉय कर पाते हैं बट ये लोग लेबर लॉज को नहीं इंजॉय कर पाते, बस यही बात है। दे आर नॉट इंटाइटल्ड, देखो ये लोग सिक्योरिटी बेनिफिट्स को इंजॉय नहीं कर सकते, बस यही चीज़ें लिखी हुई है इसमें। ठीक है, ये सब नहीं करना आपने याद, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने पढ़ रखे बेकार है बहुत बिल्कुल। ठीक है, अब इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स, पहली बात तो अब डेफिनेशन इन्होंने सबसे लास्ट में लिखी है। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स का क्या मतलब होता है? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर द परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन द फॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू डिक्लाइन एंड दैट इन द इनफॉर्मल सेक्टर टेंड्स टू राइज। मतलब लोग फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जब जाते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, जब ज़्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय होने लग जाते हैं और फॉर्मल सेक्टर में कम एम्प्लॉय होने लग जाते हैं, दैट इज़ नोन एज द इनफॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे इन अकॉर्डिंग्स टू द सोशलिस्टिक पैटर्न। इन्होंने बात की है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जो हमारी इकोनॉमी थी वो थोड़ा सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ इंक्लाइंड थी। ठीक है, हम लोग थोड़े लेफ्ट विचारधारा की तरफ थे। मैंने बहुत हिंदी यूज़ कर ली और पॉलिटिक्स यूज़ कर ली, मतलब हम बहुत ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग थे और एक से सोशलिस्टिक पैटर्न की तरफ हम ज़्यादा रिलाय करते थे और डिपेंडेंट थे। अब देखो सोशलिस्टिक पैटर्न की एक बात होती है कि सोशलिज्म फोकस करता है कि एक एक आदमी, हर एक आदमी तक बेनिफिट्स पहुंचे, और यू कैन से हर एक आदमी तक रिसोर्सेज के बेनिफिट पहुंचे और हर एक आदमी को, यू कैन से हर एक आदमी को काइंड ऑफ एक इक्विटेबल इनकम मिले। ठीक है, तो मतलब काइंड ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न काफ़ी ऐसा होता है कि जिसमें ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह ज़्यादा प्रेवलेंट होती है। भाई देखो, अगर हमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस टाइम पे कि अब देखो हमने सोशलिस्टिक पैटर्न अडॉप्ट कर लिया, अब लोग इमेजिन कर रहे थे कि अब जो भी सारी जॉब्स है, वो जितने सारे लोग हैं वो सारे फॉर्मल सेक्टर, यू कैन से गवर्नमेंट जॉब्स लोगों को ज़्यादा मिलेगी। बट ऐसा हुआ नहीं, इसका बल्कि उल्टा हुआ। उस टाइम पे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिली और बल्कि थोड़ा इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ही लोग रहे। ठीक है, अब देखो हमारे 1991 में क्या हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुई। अब देखो जब भी कभी आप मार्केट इकोनॉमी की तरफ जाते हो और ये अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करते हो, तब तो देखो ये तो बात 100% श्योर होती है कि अब हमारी कंपनी में इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा और मतलब इम्पोर्टेंट जो डोमिनेंस हो गया वो इनफॉर्मल सेक्टर की होने वाली है और इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा लोग अब एम्प्लॉय होने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से और दिक्कतें हुई भाई। पहले तो सोशलिस्टिक पैटर्न था जिसमें हम उम्मीद कर रहे थे कि फॉर्मल सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाएंगे लोग। अब वो हुआ नहीं, वो तो फेल कर दिया हमारा प्लान। अब दूसरा प्लान तो था ही ऐसा कि जिसमें तो तय था कि ये प्लान फेल, मतलब जो लोग हैं वो सारे इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ही जाने हैं। तो मतलब क्या प्रोसेस है, इतनी सारी मैं जो कहानी पढ़ रहा हूँ उसका क्या मतलब है? सारे लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ही धकेले जा रहे हैं इन सब में, चाहे वो सोशलिस्टिक पैटर्न था चाहे वो जब लिबरलाइजेशन हुआ उसके बाद भी। ठीक है,
And in the process of transformation, there has been a significant drift towards the informalization of the workers. वही बात, market economy and the informalization of the workforce perhaps are strongly correlated to each other. Market economy का क्या मतलब है? Liberalized economy और informal sector दोनों एक दूसरे के साथ correlated होते हैं, strongly correlated with each other, ठीक है। प्रेजेंटली अब देखो, अब हम नंबर्स के ऊपर बात करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। अब देखो, ये भी मैं बोलूँगा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछने वाले, बट चलो मैं बता देता हूँ। प्रेजेंटली जो भी हमारा फॉर्मल सेक्टर है, वो उसमें करीब 30 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं। उनमें से 6%, व्हाट इज दिस, दैट इज द 6% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। हमारे देश में टोटल कितने लोग एम्प्लॉयड है? दैट इज 4, मतलब कितनी टोटल हमारी कंट्री की कितनी वर्कफोर्स, हमने पहले पहले भी पढ़ाई है, 473 मिलियन वर्कर्स हैं हमारी कंट्री में। उसमें से सिर्फ 30 मिलियन, 30 मिलियन लोग सिर्फ हमारे फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है, और जो कि अगर हम परसेंटेज निकालें, दैट इज ओनली 6% ऑफ 473 मिलियंस। रेस्ट जो हमारे 94% ऑफ द वर्कर्स है, वो आज के टाइम पे इनफॉर्मल सेक्टर में। कहने का मतलब क्या है? 94% वर्कर्स हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में और ओनली 6% वर्कर्स हमारे फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। Out of 30 million formal sector workers, only 6 million workers, that is the 20% of are women. देखो, 30 मिलियन हमारे जो वर्कर्स हैं, वो सारे 30 मिलियन जो मैंने अभी नंबर बताया, 30 मिलियन जो फॉर्मल सेक्टर है, उनमें से सिर्फ 6 मिलियन वुमेन है, अगर हम जेंडर की बात करें, ठीक है। दैट इज 20% आर वुमेन। और 30 मिलियन का अब परसेंटेज में बात करें, वही चीज़, 30 मिलियन का 20% हमारी वुमेन है, ठीक है। इन द इनफॉर्मल सेक्टर 70% ऑफ द वर्क फोर्स आर मेल। अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर में 70% जो पॉपुलेशन है वो मेल पॉपुलेशन है, वेर एज 30% लोग जो इनफॉर्मल सेक्टर में है वो फीमेल्स है, ठीक है। सो दिस इज मोस्ट प्रोबेबली, वेट, यहाँ पे क्या लिखा है? स्टैगरिंग नंबर ऑफ द 44 करोड़ वर्कर्स आर वर्किंग इन द इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स जस्ट इग्नोर दिस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अब आई थिंक मैं, लास्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे और पूरा सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाएगा ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ लाऊंगा। सो या गाइस, thank you for watching the video. Make sure if you think this video was helpful to you, and yeah guys, so bye bye.